हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग स्टैटिक जीके की बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला स्टार्ट कर चुके हैं, जो आपकी आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बता रखा है कि इस स्टैटिक जीके की एक एक क्वेश्चन की हम गारंटी लेते हैं कि इनमें से अगर आप इनको अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हैं तो आपकी जो विभिन्न परीक्षाएं आने वाली हैं, यहाँ से क्वेश्चन 100% पुटअप ही होने वाला है। और आपको बता रखा है कि आप लोग अपनी पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए हमारे साथ और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कवर करके रखिए। और हम इसी श्रृंखला में इन सारे क्वेश्चनों को आपको लर्न भी करवाते रहेंगे। और आप, जैसा कि आपको पता है कि जो जीएस होती है, जो स्टैटिक जीके होती है, ये आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसे एक व्यक्ति बिना खाना पानी के अधूरा होता है, वैसे कोई भी परीक्षा बिना स्टैटिक जीके के अधूरी होती है। अगर आप उस कमी को दूर कर लेंगे, भाई आप अगर भूखे हैं तो आप खाना खाएंगे तो आपकी कमी क्या होती है? एनर्जी पूरी होती है। तो वैसे अगर आपको कोई कंपटीशन बीट करना है, कहीं पे आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको ऐसे स्टैटिक जीके अच्छी तरीके से कवर करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है दोस्तों कि पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है, आपके द्वारा पढ़ी गई चीज़ें आपको कितने अच्छे तरीके से लर्न है, सबसे मायने ये रखता है। तो ऐसी चीज़ों को लर्न करने के लिए हमारे साथ इस श्रृंखला को रिवाइज भी करते रहिए। आप बातें समझ में आ रही हैं? और आपको इसमें जैसे जैसे लगभग आपके 30-40 क्वेश्चन एक सेट में है, और आप जैसे जैसे एक एक क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते चले जाएंगे। और मैं ये भी आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, या आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप एक क्वेश्चन को देखकर हमारी वीडियो स्किप कर दे तो आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है और क्वेश्चन अपनी परीक्षाओं में पुटअप हो रहे हैं, उनको अचीव करना है, तो आप इस श्रृंखला के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन देख के किसी को किसी कारणवश डिसाइड नहीं किया जा सकता है। अगर किसी क्लास को अच्छी तरीके से समझना है तो उसके लास्ट तक बने रहना बहुत ज़रूरी होता है। बातें समझ में आ रही है? तो इन चीज़ों को अच्छे से हमारे साथ कवर करते रहिए। अगर आप हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को क्लियर करेंगे तो हम गारंटी लेते हैं कि आपके लिए इतना अच्छा से अच्छा कंटेंट दे देंगे कि आप किसी परीक्षा को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और यह जीके मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आपका वो रेलवे हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे आरओआर हो, चाहे जो परीक्षाएँ हों। और ख़ासकर यह जीके आपकी 3-4 परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए बनाया ही गया है। बातें समझ में आ रही सबको? तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका सपना साकार हो, आपके माता पिता का सपना साकार हो, जो उन लोगों ने आपके प्रति देख रखे हैं, तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखें और क्लासेस को कंटिन्यू पूरा करते रहिए। और अगर आपको कहीं भी सिलेक्शन लेना तो हमें एग्जिस्ट एकेडमी की टीम आपके लिए तत्पर है। अगर आप हम लोगों के साथ कदम मिला के चल रहे हैं तो हम लोग आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बातें समझ में आ रही है? और जैसा कि कहा नहीं जाता, रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक के ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और जीने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस श्रृंखला को शुरू करते हैं और आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि 2-4 क्वेश्चन तक आप 100% बने रहिए। अगर आपको सेशन ना पसंद आए तो आप छोड़ क्लास चले जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आपके जो भाई बहन या आपके जो दोस्त हैं उन तक ये क्लासेस ज़रूर से ज़रूर पहुँचें। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग क्लास के लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे और इन क्वेश्चनों को अच्छे से कवर करते रहेंगे, नोट डाउन करते रहेंगे। तो दोस्तों, हम लोग देरी ना करते हुए अब इस सेशन को शुरू करते हैं। ओके, तो इस सेशन का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद और ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो देखो बच्चा, सबसे पहले आइए जानते हैं कि वेद कितने हैं, वेदों के रचयिता कौन है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो जो वेद है, इसके जो रचनाकार हैं वो वेद व्यास है। कौन है? वेद व्यास। इन्हीं का पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ओके, इन्होंने वेदों की संख्या कितनी बताई? 4 बताई। कितनी? 4। और उनमें से आपके वेद चारों कौन कौन से हैं? पहला है ऋग्वेद, दूसरा है आपका यजुर्वेद, तीसरा है आपका सामवेद और चौथा है आपका अथर्ववेद। ओके, ये कितने वेद आपके हो गए?
4 वेद हो गए, ठीक। और इन वेदों को भली भांति समझने या पढ़ने के लिए उपवेदों का निर्माण किया गया। जैसे ऋग्वेद का जो उपवेद है यह है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद है। सामवेद का कौन सा है? गांधर्व वेद है। कौन सा? गांधर्व वेद है। ओके। और आपका जो अथर्ववेद है इसका जो उपवेद है यह है शिल्पवेद। शिल्पवेद या शिलावेद बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब यहीं पे ध्यान दीजिएगा कुछ जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में कहने का मतलब आपका गायत्री मंत्र वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों का उल्लेख है किसमें? ऋग्वेद में, ठीक। दूसरा जो यजुर्वेद है इसे कर्मकांड या बलिदान की पुस्तक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस वेद में जो मतलब पहले बलिदान वगैरह होता था, देवताओं को बलि वगैरह चढ़ाई जाती थी, उसका उल्लेख किसमें है? यजुर्वेद में। सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक। जैसे आपका हो गया यजुर्वेद, यजुर्वेद को कर्मकांड एवं बलिदान की पुस्तक कहा जाता है, बलिदान की पुस्तक कहा जाता है, ठीक। आपका जो यजुर्वेद है सामवेद को भारतीय संगीत का जनक, सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतीय संगीत के जो 7 स्वर हैं, सा रे गा मा, वो जो होता है सा रे गा मा पा धा नी सा, ओके, ये कहाँ से लिए गए? सामवेद से। और जो आपका अथर्ववेद है, अथर्ववेद, अब अथर्ववेद में क्या है भैया? जादू टोना वगैरह का उल्लेख है, जादू टोना आदि चीज़ों का उल्लेख है, ओके। अब सबसे जो नवीन वेद है वो अथर्ववेद है, सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, ओके। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में मंडल आपके 10 हैं, ओके। सूक्तियाँ कितनी हैं? 1024 सूक्तियाँ। इसमें आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, हम लिख नहीं रहे हैं। तो ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10। सूक्तियाँ कितनी हैं? 1024। और ऋचाएँ कितनी हैं? 10,462 हैं, ओके। और ऋग्वेद मंडल आपको कितना बताया हमने? 10 मंडल। अब ऋग्वेद का जो मंडल पूछा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है आपका तीसरा मंडल। तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता को। और गायत्री मंत्र है कौन सा? वो जो आपका ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र है। और इसका उल्लेख किसमें है? तो आपका ये भैया ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोमदेव को समर्पित है, ठीक है। तो ये आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। और एक चीज़ें और आप लोग नोट डाउन करिएगा। जैसे जो आपका ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद पूछा जाता है कौन सी नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में जो सिंधु नदी है उसका उल्लेख सबसे ज़्यादा बार हुआ है। जो यमुना नदी है उसका उल्लेख 3 बार हुआ है। गंगा नदी जो है उसका उल्लेख 1 बार हुआ है। और जो आपकी सरस्वती नदी है वो सबसे पवित्र मानी गई है। लिख लीजिए अगर लिखना हो तो। अगर कह दिया जाए ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी आपकी है सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार है? 1 बार। गंगा का उल्लेख कितनी बार? 1 बार। यमुना का उल्लेख कितनी बार भैया? 3 बार है, ठीक है। बातें समझ में आ गई, ठीक। और जो सबसे ज़्यादा बार उल्लेखित है वो आपकी सिंधु नदी है। सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार किया गया है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा हम लोग इस क्वेश्चन की डिटेल समझ लेते हैं। तो देखो भैया, अब डिटेल जैसे इसमें क्या रहा है? कह रहा है कि बीमारियों का उपचार किस वेद में किया गया? तो देखो अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार संबंधी बात की गई है, ओके। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कह रहा है अथर्ववेद में, इधर साइड में देख लीजिएगा, वशीकरण, जादू टोना, मरण भूत, प्रेत आदि, तंत्र मंत्र, इन सब चीज़ों का उल्लेख इसमें किया गया है, ठीक। इसमें कहा गया है कि इसमें जनसाधारण लोकप्रिय विश्वासों, अंधविश्वासों का भी वर्णन किया गया है। इसकी अधिकांश रचनाएं दुरात्मा प्रेतात्माओं से मुक्ति का मार्ग बताती हैं, ओके। और ये आपकी भैया एक पुस्तक बनी, किसकी? ऋग्वेद की पुस्तक आपके सामने बनी हुई है, ओके। कोई दिक्कत? आते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। और बच्चा मैंने जैसा कहा आपको कि इसके एक एक क्वेश्चन आपकी किसी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप लोग इसके लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ओके। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मूल अधिकार, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी है उद्देशिका और ऑप्शन डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखो भैया, चाहे उद्देशिका बोलो चाहे बोलो प्रस्तावना, ठीक है, चाहे उद्देशिका बोलो चाहे बोलो प्रस्तावना, तो भारतीय संविधान की जो आत्मा है ये किसे कहा जाता है? तो उद्देशिका या प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब कह रहा है भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है, यानी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। एक व्यक्ति थे के एम मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री भी कहा है। अगर कह दिया जाए प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था? तो के एम मुंशी ने कहा था। सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। अगर कह दिया जाए कि किसने ये कहा था कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, तो आप बताओगे सुभाष कश्यप ने कहा था। ठीक, बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब अगर 200 से पूछ लिया जाए क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। और अगर पूछा जाए प्रस्तावना संविधान संशोधन प्रस्तावना में संशोधन हुआ कब था, तो आप बताएंगे 1976 में। अगर कह दिया जाए 42वें संविधान संशोधन के प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए, तो 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, आइए उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखो भैया, प्रस्तावना में जो पहली बार संविधान संशोधन किया गया था, तो प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कितने शब्द जोड़े गए भैया? तो 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से थे वो? पहला था धर्मनिरपेक्ष, फिर है समाजवादी और एक है आपका अखंडता। ठीक है, अगर कह दिया जाए कि प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया था, तो आप बताएंगे 1976 में। किस नंबर का? 42वां संविधान संशोधन। इसमें कितने शब्द जोड़े गए थे? तो 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ठीक है, ये शब्द आपके संविधान संशोधन 42वां 1976 के तहत जोड़े गए थे। तो अगर कह दिया जाए प्रस्तावना संशोधन कब होता, तो 1976 में होता। ओके, कोई दिक्कत? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके बच्चा, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? पुरंदर की संधि, ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। ठीक है, और आप इसको अच्छी तरीके से कवर करिएगा। तो देखो भैया, कह रहा है कि 1665 में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ पुरंदर की संधि की थी? ठीक, तो देखो भैया, जसवंत सिंह, जय सिंह, शाइस्ता खां, दिलेर सिंह, तो इन्होंने किसके साथ किया था? जय सिंह के साथ किया था। किसके साथ? राजा जय सिंह के साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसकी डिटेल समझ लीजिए। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने जय सिंह नामक मुगल सेना नायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, फिर अगर कह दिया जाए कि इसी के आगे, तो कह रहा कि पुरंदर की संधि के फलस्वरूप शिवाजी को अपने 4 लाख होड़ वाले 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े थे। ठीक है, जिसके खिलाफ बीजापुर में मुगलों ने इनकी सहायता प्रदान करने का वचन दिया था। ठीक है, अब शिवाजी के समय में ही गौरिल्ला युद्ध पद्धति चलती थी। अष्टप्रधान कहाँ हुआ करते थे? अष्टप्रधान शिवाजी के यहाँ हुआ करते थे। अष्टप्रधान कहाँ हुआ करते थे? शिवाजी के यहाँ हुआ करते थे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई थी, तो शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। और बच्चा लास्ट तक बने रहिए, आपसे ये समझ लीजिए रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, चीज़ें आपको वो दी जाएं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हों, क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कंटेंट पड़े हैं। ठीक है, लेकिन आपके लिए वो चीज़ें बनाएगी जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ओके, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा टीपू सुल्तान को कहाँ का शेर कहा जाता था? टीपू सुल्तान को कहाँ का शेर कहा जाता
था? ऑप्शन ए मैसूर, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर। तो टीपू सुल्तान को भैया मैसूर का शेर कहा जाता था। कहाँ का शेर कहा जाता था? मैसूर का, लायन ऑफ मैसूर। ओके। अब कहा टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र थे। कहाँ के पुत्र थे? हैदर अली के। और इनके जो पिता थे ना हैदर अली, डिंडीगुल, डिंडीगुल कहाँ पर था? तमिलनाडु। वहाँ पे सेनापति वगैरह समथिंग अपना हुआ करते थे। ठीक, यह एक कुशल शासक था जिसने अपने पिता की नीति का अनुसरण किया। ठीक है, और हैदर अली की मृत्यु के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध को टीपू सुल्तान ने जारी किया था। ओके। फिर कहा कि यह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। मैसूर का शेर या शेर मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। अब भैया अगर कह दिया जाए कि मैसूर है कहाँ पे, तो मैसूर भारत के, मैसूर ये कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। और इस समय कर्नाटक की जो राजधानी है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। ठीक है, और इसी बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में। और इसकी स्थापना इसरो की हुई थी 1969 में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969, 1967 में हुई थी। ओके। दूसरी बात ध्यान देना कि जो आपका बेंगलुरु है ना, बेंगलुरु, इसे ही भारत का बगीचा कहा जाता है। भारत का बगीचा, या फिर इसे सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है, सिलिकॉन वैली। देखो बच्चा, दरअसल ये सारी चीज़ें आपको ऐसे लिख के भी बताई जा सकती थी, लेकिन क्लासेस बहुत लंबी हो जाती, इसलिए टाइम को शॉर्ट करने के लिए इसको प्रिंट करवा दिया गया है चीज़ें। ओके। बाकी जो चीज़ें मुझे लग रही कि वो इंपॉर्टेंट है वो आपको हम बताए चल रहे हैं। ठीक है, कर्नाटक, बात समझ में आ गई? सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। ओके। अभी जो कर्नाटक है, कर्नाटक के कुर्ग को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का स्कॉटलैंड। ठीक है, क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का स्कॉटलैंड। और ये क्वेश्चन अभी आपके पेपर में पुट अप भी हुआ था। कर्नाटक में ही आपके राष्ट्रीय उद्यान में जैसे नागरहोल हो गया, बन्नरघट्टा हो गया, बांदीपुर हो गया, नागरहोल, बन्नरघट्टा, कुंद्रेमुख, अंसी, ये सब कहाँ राष्ट्रीय उद्यान स्थित? सब कर्नाटक में स्थित है। और कर्नाटक में आपकी पेरियार नदी बहती है। स्टैटिक तो बेटा इतना है ना कि आपको इतना बता दिया जाएगा कि आप वास्तव में लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे धैर्य रखिए, आप लोग इसके साथ या क्लासेस के साथ लगे रहिए। मैं गारंटी लेता हूं कि आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन यहां से 100% पुट अप होंगे, ये हमारी गारंटी है। ओके, तो कोई दिक्कत यहां तक? आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट पे। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो भैया देखो कौन था आपका? तो ये थे चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है, जिन्होंने सिक्के जारी किए थे। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए थे। और चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व शासक श्रीगुप्त एवं घटोत्कच द्वारा सिक्के जारी करने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ओके, तो इतना ध्यान दीजिएगा। फिर यहीं पे करा है कि रजत मतलब चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य था। ठीक है, और गुप्त काल में रुपया को रूपक कहा जाता था। और भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। ये कहाँ से आ गया? इसको बेटा हम लोग थोड़ा सा कट करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ओके, ये थोड़ा सा अलग से आ गया है, इसका यहाँ कोई संबंध नहीं है। ठीक, इसका यहाँ पे कोई संबंध नहीं था। ठीक है, इसका यहाँ से कोई संबंध नहीं है। अब थोड़ा जान लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त जो द्वितीय है, इसी ने ही विक्रम संवत चलाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या चलाया था? विक्रम संवत चलाया था। ओके, अब अच्छा अगर कह दिया कि भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले हिंद यवन ने चलाए, या फिर यूनानियों ने चलाए, या इंडो ग्रीकों ने चलाया। ठीक है, दूसरी बात अगर कह दिया भारत में शीशे के सिक्के, भारत में शीशे के सिक्के
सातवाहनों ने चलाए थे। सातवाहन वंश किसने चलाया था? सातवाहन वंश ने चलाया था। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। और अगर कह दिया जाए भैया कि शुद्ध सोने के सिक्के भारत में किसने चलाए थे, तो कुषाणों ने चलाए थे। लिख लेना, शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए थे। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाणों ने चलाए थे। ठीक है। और कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कुजुलकर्ण फीसेस था, और कुषाण वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो कनिष्क था। ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? बच्चा मैंने जैसा कहा कि आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप इस क्लास को मिस करते हैं तो समझ लीजिए आप अपनी कंपटीशन का एक हिस्सा आपने मिस कर दिया। ओके, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि सप्तऋषि नामक है एक क्या? तारामंडल, तारा, उपग्रह, आकाशगंगा। तो यह सप्तऋषि नामक एक तारा मंडल है। सप्तऋषि नामक क्या है? एक तारा मंडल है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। देखिए सातों तारों का जो समूह है ये आपको दिखाया गया है। सप्तऋषि, पहले इधर देख लीजिए साइड में लिखा हुआ है सप्तऋषि एक तारा मंडल है। इस तारा मंडल को 7 चमकदार तारों में शामिल किया गया है। इस तारा मंडल को किसमें शामिल किया गया? 7 चमकदार तारों में शामिल किया गया। आइए देखते हैं इन सातों तारों के नाम। जैसे एक लिखा है, ये मैपिंग में दर्शाया गया है ना, क्रतु, ठीक, पुलुह, रुके रहिएगा, कौन कौन सा है, इनको हाईलाइट कर देते हैं। कृतु, ठीक, ये पुलुह, ये पुलत्स्य, ये अत्रि, ये अंगिरा, ये वशिष्ठ, ये मारीच, और ये आपका है ध्रुव तारा। ठीक है, ये आपका क्या है? ध्रुव तारा है। तो अगर कह दिया सप्तऋषि नामक एक है क्या है? तारामंडल, तारों का समूह, जिनमें से क्रतु, पुलुह, पुलत्स्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, मरीचि, और ये लास्ट में क्या है आपका? ध्रुव तारा बना हुआ है। ठीक है। अब देखो हमारा जो सौरमंडल है, सौरमंडल सोलर सिस्टम क्या है भाई? इसमें एक सूर्य प्लस 8 ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? एक बार सुनिएगा जरा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हमने इनका क्रम भी बताया है। ठीक है। अब जहाँ पे आपका मंगल है, मंगल के पास से इस साइड के, मतलब आपके लेफ्ट साइड के ग्रह जो हैं, या जो लेफ्ट साइड के प्लैनेट हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनर प्लैनेट, आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ठीक है। और जो बृहस्पति के पास से राइट साइड की तरफ है, अर्थात बृहस्पति हो गया आपका, शनि हो गया, और कौन सा? अरुण हो गया, वरुण हो गया, अर्थात जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनको क्या कहा जाता है? आउटर प्लैनेट कहा जाता है, अर्थात बाह्य ग्रह कहा जाता है। और इनर प्लैनेट में आपको कौन सा बताएं? मरकरी, वेनस, मार्स एंड अर्थ। ये आपके किस में आ जाएंगे भैया? ये आपके इनर प्लैनेट के अंतर्गत आते हैं। और अगर कह दिया जाए सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? स्टार है। सूर्य एक तारा है, वह ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है। बच्चा देखो, बताने को तो इतनी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जा सकती हैं। जैसे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक। और सबसे छोटा आपका बुध है। सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। अब ध्यान ये दीजिएगा कि भैया आपके पास 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके सैटेलाइट्स, उपग्रह नहीं हैं। अब वो कौन कौन से हैं? तो बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? डेमोस और फोबोस हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है, जैसे मैं जो चीज़ें यहाँ नहीं लिख रहा हूँ उनको बोल रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लीजिए, नहीं आप बहुत पछताएंगे बाद में। ठीक है। तो जैसे अगर आपको कह दिया जाए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो आप बता दो बृहस्पति यानी जुपिटर है। ओके। अगर आपसे छोटा पूछा जाए मरकरी यानी बुध आप बताते हैं। ठीक। उसी तरह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाता है तो गैनीमेड है। और गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो ये बृहस्पति का उपग्रह है। बातें समझ में आ रही हैं? और अगर कह दिया जाए सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, तो डेमोस है। डेमोस किसका है? वो मंगल का है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक डेमोस एक फेबोस। और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है। टाइटन किसका है? वो शनि का है। बातें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके। तो आगे बढ़े।
अगर कह दिया जाए और भी जानना चाहते हो तो जान लीजिए। अगर कह दिया जाए पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा, सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, सब शुक्र को कहा जाता है। प्रेशर कुकर भी इसे कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि बृहस्पति का कलर पीला है। अरुण ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, कलकत्ता अधिवेशन 1917 और अमृतसर अधिवेशन 1919। तो भैया कौन सा था? अमृतसर अधिवेशन 1919। ठीक है, कह रहा बाल गंगाधर तिलक ने 1919 के अमृतसर अधिवेशन के बाद किसी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग नहीं लिया था। ओके, दूसरी बात यही समझिएगा, अगर कह दिया जाए कि तिलक की मृत्यु कब हुई थी? 1920 में हुई थी। और अगर आपको पता हो तो जिस दिन तिलक की मृत्यु हुई थी उसी दिन असहयोग आंदोलन भी शुरू किया गया था। ओके, 1 अगस्त 1920 को। बातें समझ में आ गई? किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। लेकिन 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। अब क्यों लिया गया था, ये कारण आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया था। और आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो हम भी तो जाने आपकी तैयारी क्या है। ओके, आगे अगर कह दिया जाए कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता किसने की थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। किसने किया था? एनी बेसेंट। और ये कांग्रेस की किसी अधिवेशन में भाग लेने वाली पहली महिला है। कैसी महिला है? पहली महिला है। अगर कह दिया जाए कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने वाली पहली महिला कौन है? तो एनी बेसेंट। और कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो सरोजिनी नायडू। 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था। बातें समझ में आ गई? ओके, और ये प्रथम महिला विदेशी महिला भी थी। और अगर कह दिया जाए गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था या अध्यक्षता की थी, तो बिलग्राम अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। यहाँ तक समझ में आ गई? और कह दिया जाए भैया कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ओके, कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 को। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 को। ओके, किसने किया था? ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम बोला जाता है। ठीक है, किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने किया था। और कहां पर? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। बातें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत यहां तक? ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये आपके देखिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी बने हुए हैं। इनका जो जन्म था वो 23 जुलाई 1856 और 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट का। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बच्चा आपके लिए कह रहा है कि वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुसम्मानित किया था। ओके, कह रहा है कि वह प्रसिद्ध आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुसम्मानित किया था। ऑप्शन ए चंद्रप्रभा सूरी, हरविजय सूरी, पुष्पदंत, यशोभद्र। तो भैया कौन थे? हरविजय सूरी जी थे। कौन थे? हरविजय सूरी थे। ओके, एक मिनट रुक जाइए, ज़्यादा डार्क हो गया। कौन थे? तो हरविजय सूरी थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कहा कि अकबर हिंदू धर्म से सबसे अधिक प्रभावित था। अकबर एक ऐसा शासक था जो हिंदू धर्म से भी प्रभावित था। ठीक है, और अकबर ने वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ को गोकुल और जैतपुरा की जागीर दी थी। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ को गोकुल व जैतपुरा की जागीर दी थी। अकबर ने जैन धर्म के आचार्य हरविजय सूरी को जगत गुरु तथा जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी थी। अकबर ने हरविजय सूरी को जगत गुरु तथा जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी थी। अगर कह दिया अकबर ने पारसी धर्म के पुरोहित दस्तर मेहर जी जीवन निर्वाह के लिए 200 बीघा जमीन तथा उनके प्रभाव कारण दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया था। अब दोस्तों अकबर अपनी हिस्ट्री का ऐसा शासक था जो कहने का मतलब अनपढ़ शासक था और जो क्या बजाता था? नक्काड़े बजाता था। और इसके सिंहासन के पीछे नक्काड़े की इमेज बनी होती थी। ठीक है, और अकबर के नवरत्न हुआ करते थे और उनके नवरत्न में आपने बीरबल का नाम तो सुना ही होगा। ओके दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा
डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है। कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है। तो देखो भैया, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, मालाबार तट, कोंकण तट। ठीक है, तो कौन सा तट है? कोरोमंडल तट स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य कोरोमंडल तट स्थित। कोरोमंडल तट कहाँ है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। इसका विस्तार दक्षिणी भारत के प्रायद्वीपीय दक्षिण पूर्व में है। कहाँ है? दक्षिण पूर्व में। आंध्र प्रदेश के फॉल डीवी बिंदु से तमिलनाडु के केप कोमोरिन तक ही यह तट विकसित है। देखो ये लिखा हुआ भी है। ठीक, और ध्यान दीजिएगा, देखो मैप इंडिया का मैप बना हुआ है ना, इस इंडिया के मैप में ये देखिए हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये जो स्थल है, ये जो जगह, इसी को कोरोमंडल तट कहा जाता है। लौटते हुए मानसून से यहीं पे वर्षा होती है। कहाँ पे? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे। और जो आपका आता हुआ मानसून होता है, कौन सा? जो दक्षिण पश्चिम से भारत में प्रवेश करता है, उससे केरल राज्य में वर्षा होती है। और केरल राज्य में जो पहली वर्षा होती है लगभग 5 जून यानी जून के फर्स्ट वीक में हो जाती है। और लौटता हुआ जो मानसून है वो कहाँ वर्षा करता है? तो ये करता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट कहाँ है? तो भैया तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश के बीच में फैला हुआ है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब ये जो केप कोमोरिन है, तो ये कन्याकुमारी, ये जो यहाँ पे देखिए हम एक ब्लैक कलर से पॉइंट रखने वाले हैं मैप में, ये यहाँ पे स्थित है। सॉरी, देखिए ये ब्लैक कलर से ये यहाँ पे स्थित है। ये केप कोमोरिन, ये भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। मुख्य भूमि पर स्थित सबसे दक्षिणी बिंदु है। और कह दिया जाए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भैया ये यहाँ पे देखिए, ये ब्लैक कलर से हम हाईलाइट कर रहे हैं, अंडमान निकोबार है। कौन सा है? अंडमान निकोबार है। कौन सा है? अंडमान निकोबार है। बात समझ में आ गई? और यहीं पर इसको जो बोलते हैं सबसे दक्षिणी पॉइंट को क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। कौन? इंदिरा पॉइंट। और भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु, ये कौन सा है भैया? तो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये यहाँ पे सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? यहाँ पे है। इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। भारत का यहीं पे मैप में समझिए सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? वलांगू। कौन सा है? वलांगू। ये कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश को ही उगते सूर्य की भूमि वाला राज्य कहा जाता है। और यही मैप में देखिएगा, ये सबसे पूर्वी, देखो भाई मैप छोटा है तो थोड़ा सा ये हाईलाइट तो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे है सर क्रीक। सर क्रीक, ये भारत का सबसे कौन सा? पश्चिमी बिंदु है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सर क्रीक, गुजरात में। और सबसे उत्तरी कौन सा है? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, लद्दाख। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके। और भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो भैया भारत का सबसे उत्तरी राज्य यहाँ पे आपका पड़ेगा HP। क्या पड़ेगा? HP, हिमाचल प्रदेश। अगर यूटी में सबसे उत्तरी पूछा जाए तो भैया लद्दाख है, क्योंकि लद्दाख को सन 2019 में केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया था 31 अक्टूबर को। कोई दिक्कत यहाँ तक? और भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। ओके, कोई दिक्कत? और भारत से जो पड़ोसी देश लगे हुए हैं, थोड़ा सी इसी मैप में विस्तार करते हैं। यहाँ पे आपका पाकिस्तान है, यहीं पे आपका अफगानिस्तान है, यहाँ बगल में चीन है, फिर यहाँ पे नेपाल है, इस जगह पे ये देखिए हाईलाइट कर रहे हैं भूटान है, यहाँ पे साइड में आपका म्यांमार है, और यहाँ बगल में आपका क्या है भैया? यहाँ पे बांग्लादेश है। ठीक है, तो भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई है, या भारत के जो स्थल सीमा से देश लगे हुए हैं वो 7 लगे हुए हैं, और जल सीमा से 2 लगे हुए हैं। कौन कौन से? मालदीव, श्रीलंका। और कुल मिला के कितने हैं? तो 9 हैं। बातें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत? ओके, चलो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? शारदा अधिनियम का संबंध किससे है भैया? अनुसूचित जनजातियों का उत्थान, अल्पसंख्यकों का उत्थान, बाल विवाह, महिलाओं का सशक्तिकरण। ये किससे संबंधित? बाल विवाह से संबंधित है। किससे? बाल विवाह से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, यहीं पे देख लीजिएगा, वर्ष 1929 में अजमेर के निवासी प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरिविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया। उन्हीं के नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम कहा गया था।
ओके। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की न्यूनतम सीमा 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। कोई दिक्कत यहाँ तक? चीज़ें समझ में आ गई? ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आते हैं थोड़ा इसी की डिटेल समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है बाल विवाह अधिनियम, ओके, निरोधक अधिनियम। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जल्दी से इसको एक बार एक नज़र में देख लेते हैं। कह रहा है बाल विवाह अधिनियम 1929 28 सितंबर को 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित किया गया था। ठीक है, इसमें लड़कियों की आयु 14 वर्ष, लड़कों की आयु 18 वर्ष तय की गई थी और लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 कर दिया गया था बाद में। और इसके जो प्रयोजक थे वो कौन थे? हरिविलास शारदा थे, जिनके नाम पर इसे शारदा अधिनियम कहा गया था। ओके, फिर करा कि 1 अप्रैल 1930 को इस अधिनियम को लागू किया गया था। केवल यह हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश भारत के सभी उन लोगों के लिए लागू था जो भारत में निवास करते थे। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ओके, फिर यहाँ पे विधान प्रक्रिया दी गई है, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, इस साइड कुछ चीज़ें दी गई हैं, इनको आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक, भारत में विवाह की न्यूनतम आयु परिभाषित करने के लिए अधिनियम, ये चीज़ें आपको दी गई, इसको आप लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक, बाल विवाह अधिनियम 1929। और अगर बात कर दीजिए 1829 की, तो 1829 में भैया सती प्रथा का अंत किया गया था। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। उस समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कोई दिक्कत यहाँ तक? आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मेल कीजिए। मोहनजोदड़ो, स्टैचू ऑफ प्रीस्ट, हड़प्पा, पत्तन, कालीबंगा, हल के चिन्ह, लोथल, ग्रेट बाथ। अब आपको इसको मैचिंग करना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर दोस्तों आपने सिंधु सभ्यता पढ़ रखी है तो इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आपके लिए समस्याओं का पहाड़ खड़ा हुआ है। तो इस पहाड़ को हम भेदेंगे, आप लोग अगर हमारा साथ देंगे तब। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसानी से कवर करेंगे। तो देखो भैया, मोहनजोदड़ो, आपने सिंधु सभ्यता पढ़ा होगा कि मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता था। जब आप सिंधु सभ्यता आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें पाकिस्तान में आपको 3 प्रांत बताए जाएंगे, एक बलूचिस्तान, एक सिंध प्रांत और एक पंजाब प्रांत। अब जो सिंध प्रांत था उसी में आपका मोहनजोदड़ो स्थित था, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता था या सिंध का बाग, क्योंकि यहाँ पे सामूहिक नरकंकाल पाए गए थे। ठीक है, यहीं से ही कहने का मतलब सबसे ज़्यादा मुद्राएं मिली थी, यहीं से कांसे की नृत्य करती हुई मूर्तियाँ पाई गई थी, मोहनजोदड़ो से ही। अब मोहनजोदड़ो जो था ये सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित था, क्योंकि पूरी सिंधु सभ्यता ही सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई थी, इसी कारण उसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक, तो देखो भैया, अगर कह दिया जाए मोहनजोदड़ो आप किससे मिलाओगे, तो मोहनजोदड़ो को आप मिलाओगे ग्रेट बाथ। यहाँ से मतलब ग्रेट बाथ का मतलब होता है विशाल स्नानागार। ओके, फिर आप कहोगे हड़प्पा। हड़प्पा क्या था भैया, तो यहाँ से आपको जो मिला था वो मिला था स्टैचू ऑफ प्रीस्ट, यानी एक पशुपति की मूर्ति या भगवान की मूर्ति। कालीबंगा से क्या मिला था? हल के चिन्ह मिले थे, क्योंकि कालीबंगा से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ था और जुते हुए खेत पाए गए थे, नक्काशीदार ईंट पाई गई थी। और कालीबंगा जो है आपका ये राजस्थान में स्थित है। किस नदी के किनारे? घग्घर नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों इसमें सारी चीज़ें लिखाई नहीं जा सकती, इसलिए हम कुछ चीज़ें आपको बता रहे हैं। आप लोग पेन कॉपी रख के लिखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, नहीं तो आप लोग बहुत बाद में पछताएंगे। जैसे मैंने कहा कि कालीबंगा, एक मिनट इसको मैचिंग कर ही देते हैं। और लोथल क्या था? एक पत्तन था। लोथल क्या था? एक बंदरगाह था। लोथल भारत का स्थल है। जैसे एक बार थोड़ा सा सिंधु सभ्यता के बारे में जान लेते हैं। सिंधु सभ्यता का जो आकार था त्रिभुजाकार था, इसका जो विस्तार था वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला हुआ था। और सिंधु सभ्यता के कुल 2650 स्थल खोजे गए थे, जिनमें से 1650 स्थल भारत में थे, 100 स्थल पाकिस्तान में, बाकी कहाँ थे? अफगानिस्तान में। अब पाकिस्तान में जो स्थल थे, मैंने कहा कि इसको 3 प्रांतों में बांटा गया था, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब प्रांत। ओके, अब जो हड़प्पा है तो हड़प्पा भारत में स्थित था, और भारत में कहाँ पे? पंजाब में। पंजाब के साहिवाल में प्रेजेंट टाइम में हड़प्पा पड़ता है। और सिंधु सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा की ही खोज की गई थी 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा। बातें समझ में आ रही हैं? माना जाता है कि उधर से जब रेलवे लाइन का विस्तार हो रहा था तो वहाँ पे गिट्टी और ईंटों की ज़रूरत पड़ी। कराची से रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी पाकिस्तान के लिए,
ठीक है। तो वहाँ पे भैया जब इनकी जरूरत पड़ी तो एक टीला दिखा, उस टीले की खुदाई करने पर वहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य मिले, तो लोगों को पता चला कि भैया ये तो हड़प्पा स्थल की सबसे पहले खुदाई हुई थी या खोज हुई थी। इसी कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों हम करें, अगर आप लोग कॉपरेट करके पढ़ोगे तो आपको जीरो से हीरो बना देंगे, ये प्रॉमिस है आप लोगों से, ये वादा है मेरा। तो आइए इसको समझते हैं। तो देखो मोहनजोदड़ो ए का 4 होना चाहिए, ए का 4, उसके बाद बी का हड़प्पा का 1 होना चाहिए, कालीबंगा का 3 और लोथल का 2, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत? तो कालीबंगा देखो हमने बताया कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, और कालीबंगा जो स्थल है कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। यहाँ से क्या क्या मिले थे भैया? वो एक था जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली थी? कालीबंगा से मिली थी। कालीबंगा तो काले रंग की चूड़ियाँ। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ओके बेटा, देखो यहाँ पे उसकी डिटेल भी लिखी गई है, ठीक है। कह रहा सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। इसकी लंबाई दक्षिण की ओर 54.86 मीटर थी, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 33 मीटर थी। इसके मध्य में निर्मित कुंड की लंबाई 11.89 मीटर और चौड़ाई 7.1 मीटर थी, गहराई 2.4 मीटर था। हड़प्पा के उत्खनन में एक पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। लोथल सिंधु सभ्यता का मात्र एक स्थल था जहाँ से पत्तन या बंदरगाह मिले थे, जो नगर ठीक पूर्व में स्थित था। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे ये देखो कालीबंगा स्थित है। खेत के साक्ष्य में यहाँ से लोगों को खेत में एक साथ 2 फसलें उगाने के साक्ष्य भी मिले थे। ओके, कोई दिक्कत? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, 1905 में हुआ था। अब इसमें भैया कह रहा है कि इसके विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। तो जैसा कि बंगाल विभाजन के समय गवर्नर कौन था? तो करजन था। ओके, और कब हुआ था भैया? 1905 में हुआ था। अब देखो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, और इस दिन लोगों ने उपवास भी रखा था और वंदे मातरम का गीत गाया था। इस दिन बंगाल में पुरुषों ने एक दूसरे को राखी बांधा था। ये भी ध्यान दीजिए, किसने? पुरुषों ने एक दूसरे को राखी बांधा था। अब बंगाल विभाजन को दिल्ली दरबार, कौन सा दिल्ली दरबार? तीसरे दिल्ली दरबार 1911 के तहत इसको क्या कर दिया गया था? कैंसिल कर दिया था। किसने किया था? जॉर्ज पंचम ने। क्यों? क्योंकि 1906 में इसका बहिष्कार हुआ था। लोगों ने स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया, बहिष्कार इसका शुरू कर दिया, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करने लगे, और यही जो आंदोलन था इसी में सबसे पहली बार महिलाओं ने खुलकर भाग लिया था। ओके, तो कोई दिक्कत यहाँ तक? और भैया ये देखिए आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी की इमेज बनी है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है नरेंद्र देव, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी JB कृपलानी। तो ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। 7 अगस्त, यहाँ डिटेल देखिए, 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई में ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में हुई थी, ठीक है। और इस बैठक में गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू के सामने पेश किया था, और इसको 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की कार्य समिति ने पारित कर दिया था, और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। और इस आंदोलन में गांधी जी ने डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिया था। अगर कह दिया जाए गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के तहत दिया था। बातें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत? और ये भैया देखिए आपके प्यारे से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनकी ये इमेज दी गई है। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। कोई दिक्कत? आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, कह रहा है कि किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस का विषय है? मुद्रा राक्षस पुस्तक विशाख दत्त की है, ठीक है। ये किसका विषय है? कह रहा है चंद्रगुप्त जयचंद्र का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, चंद्रपीड़ का, तो चंद्रगुप्त मौर्य का। तो भैया किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। मुद्रा राक्षस मौर्य वंश की जानकारी देती है। और अगर चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करता तो वो है देवी चंद्रगुप्तम। किसकी? इन्हीं की है, विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम भी है, जो कहने का मतलब गुप्त वंश की जानकारी देती है।
और ये जो है मुद्रा राक्षस मौर्य वंश की जानकारी देती है। तो यहाँ देखिए कह मुद्रा राक्षस की रचना देखिए विशाख दत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास का मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें 37 चंद्रगुप्त मौर्य को इसमें ये 37 का दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। क्या कहा गया है? और इसमें इनको धुंडीराज भी कहा गया है। धुंडीराज मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा था। बात समझ आ गई? मुद्रा राक्षस किसकी है? तो भैया विशाख दत्त की। एक बुक है देवी चंद्र गुप्तम, ये भी किसकी है? विशाख दत्त की है। ये भी किसकी है? विशाख दत्त की है। और इसमें भैया गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। और चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय को ही गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक? इसी वंश में आप समुद्रगुप्त को पढ़ेंगे, जिसका दरबारी कवि हरसेन हुआ करता था, जिसने पर्याप्त प्रशस्ति लिखी थी। और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता था। क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त ने अपने लाइफ का कोई भी युद्ध नहीं हारा था। बातें समझ में आ रही हैं? ओके, कोई दिक्कत? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो भैया सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो भैया ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी ईटानगर है। ठीक है, करा तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर में स्थित है। ओके, फिर कह रहा है तवांग मठ का निर्माण मेराक लामा लोड्रे ग्यात्सो ने 1680 से 81 में कराया था। और तवांग मठ एक पहाड़ी पर बना हुआ है। यह पूरे देश में अपने प्रकार का अकेला बौद्ध मठ है। और तवांग मठ एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। सिक्किम में एक मठ स्थित है जिसको बोलते हैं घूम मठ। कौन सा मठ है? घूम मठ। सिक्किम में कौन सा मठ है? घूम मठ है। बातें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत यहां तक? ओके, ठीक है, आते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था उसका नाम बताइए। ऑप्शन ए अंग, मगध, मल्ल, वत्स। तो गौतम बुद्ध को जो परिनिर्वाण हुआ था वो मल्ल में हुआ था। ठीक है, और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल्ल राज्य में हुआ था। मल्ल राज्य जिसकी राजधानी कुशीनगर थी। क्या थी? कुशीनगर थी। और इनको जो परिनिर्वाण हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। ये देखिए आपके पास भगवान बुद्ध जी की इमेज बनाई गई है। किसकी इमेज? बुद्ध जी की इमेज बनाई गई है। और बुद्ध जी को ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लिख लीजिएगा, एक मिनट। बुद्ध जी को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध। ठीक है, और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था भैया? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और किस भाषा में? तो भैया पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में? पाली। और अगर कह दिया जाए महावीर स्वामी ने किस भाषा में दिया था, तो उन्होंने दिया था प्राकृत भाषा में, या फिर अर्धमगधी उसको बोलते हैं। चीजें समझ में आ गई? गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। और वहां पे महावीर स्वामी के पिता का नाम है सिद्धार्थ, यहाँ इनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को? ओके। और माना जाता है कि जब बुद्ध जी एक लगभग 1 वीक के थे तो इनकी माता की मृत्यु हो जाती। इनकी माता का नाम था यशोधरा। ठीक है, और इनकी मौसी ने इनका भी पालन पोषण किया था जिनका नाम था महामाया। कोई दिक्कत? और इनकी मौसी ही इनकी सबसे पहली शिष्या बनती हैं या बौद्ध धर्म को सबसे पहले अपनाने वाली होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, आते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके सिक्कों पर बगदाद के आतम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? आतम क्या ये अंतिम होगा बच्चा? इसको अंतिम कर लीजिएगा। ये आतम नहीं, यहाँ पे अंतिम होगा। ठीक है, करा कि किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी
अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन महमूद शाह। तो अलाउद्दीन महमूद शाह, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अलाउद्दीन महमूद शाह के सिक्के पर ही सबसे पहले बगदाद के अंतिम खलीफा मुस्तसीम का नाम अंकित हुआ था। किसका नाम अंकित हुआ था? मुस्तसीम शाह। और इल्तुतमिश के सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित था। बातें समझ में आ गई? तो पहले खलीफा का नाम किसके सिक्कों पर? अल-मसूद के, और अंतिम खलीफा का नाम इल्तुतमिश के। और इल्तुतमिश भैया एक वंश था, गुलाम वंश। गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में, 1206 से 1290 समथिंग ये रहा है साम्राज्य, ठीक है। और जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसका जो समय था 1206 से 1210 तक ही था। इसके बाद में इसका जो लड़का है आराम शाह, जैसे उनका नाम था वैसे उनका काम भी था। वो आराम शाह थे तो उन्होंने आराम ही किया। तो 1210 में कुतुबुद्दीन के दामाद अर्थात इल्तुतमिश, सॉरी गुलाम या दामाद भी उसको बोलते हैं, उसने इनके लड़के को मार पीट के खुद कहने का मतलब राजा बना था। तो ये जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश, ये जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा होता है गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो ये कुतुबुद्दीन, सॉरी इल्तुतमिश है। और इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहा जाता था। क्यों कहा जाता था ये आपको समझाते हैं। क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? गौरी का। गौरी के 2-3 गुलाम थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, एलदौज हो गया, कुबाचा हो गया, ठीक है। ये सब किसके गुलाम थे? मोहम्मद गौरी के थे। और उन्हीं में से कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को अपना गुलाम बनाया था, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। लेकिन गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। और इसी ने ही गुलाम वंश में दल चालीसा की स्थापना की थी, जो 40 सरदारों का एक समूह था, जिसको आगे चल के बलबन ने ख़त्म कर दिया था। बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत? और ये भैया आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और प्लीज़ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश विभेदित करता है? अर्थात इसके कहने का मतलब है कि किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए बच्चा, ये छपेगा परीक्षा में, लो लिख के दे दें, इसको छपना ही छपना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपका अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50। तो ये भैया आपका अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन किस में? अनुच्छेद 40 में है। अब कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख है, और नीति निर्देश सिद्धांत न्यायालय के वाद के योग्य नहीं है। और अगर कह दिया जाए, ये भी क्वेश्चन बहुत पुटअप होता है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो भैया आयरलैंड से लिए गए हैं। इसको नोट डाउन करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कह दिया जाए नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आपके आयरलैंड से, आयरलैंड से। बातें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत? और अगर कह दिया जाए अनुच्छेद 48 में क्या है? अनुच्छेद 48 में तो ये वही, इसमें कृषि वगैरह या पशुपालन से संबंधित चीज़ों का उल्लेख किया गया है। कृषि और पशुपालन से रिलेटेड है, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है, ठीक। अगर कह दिया जाए अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 में भैया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 50 में क्या है ये भी ध्यान दीजिएगा, इसको भी नहीं छोड़ने वाले। कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात इसमें की गई है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है अनुच्छेद 50 में। कोई दिक्कत? अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यताएं। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति में महाभियोग। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद की पूर्ति। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ। आप खाली धैर्य रखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे परीक्षा में कि आप खुद कहेंगे वाह सर जी ऐसी क्लास कहीं नहीं मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है वीर धवल खाड़े निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं?
वीर धवल खाड़े, तो भैया अगर मुक्केबाजी, तैराकी, शॉर्ट पुट, कुश्ती, तो वीर धवल खाड़े का जो संबंध है, सॉरी ये है आपका तैराकी से। एक मिनट, अच्छा वीर धवल खाड़े का संबंध किससे है? तैराकी से है। ये वीर धवल खाड़े का संबंध किससे? ये भारतीय तैराक हैं। अगर कह दिया जाए कुश्ती से, तो भैया नोट करिए, पहला नाम लिखिए सुशील कुमार, दूसरा नाम लिखिए गीता फोगाट, गीता फोगाट, तीसरा लिखिए विनेश फोगाट, चौथा नंबर लिखिए रवि कुमार दहिया। ये सब किससे हैं? चौथा आप अगला लिखिए बजरंग पूनिया, अभी बजरंग पूनिया, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, साक्षी मलिक, ये सब कुश्ती से। अभी आपने देखा होगा बहुत हाईलाइट हुआ था इन लोगों का मैटर वहाँ इंडिया गेट के पास दिल्ली में, ठीक है। बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य मेडल लाने वाली महिला है साक्षी मलिक। ये सब किससे हैं? बोलिए जल्दी। कुश्ती से। मुक्केबाजी से लिख लीजिए सबसे पहला नाम, भारत की फेमस महिला मैरी कॉम। मैरी कॉम इज द सुपर मॉम, ठीक है। मैरी कॉम को ही सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी है द अनब्रेकेबल, ठीक है। इनकी बुक का क्या नाम है? द अनब्रेकेबल। इनको कहा जाता है सुपर मॉम के नाम से भी जाना, जहाँ तक मेरे नॉलेज में इनकी 2 ट्विंस गर्ल्स हैं, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? और अगर मुक्केबाज में और ध्यान देना तो लिखिए विजेंदर पाल, विजेंदर पाल, ओके। और अगर लिखना चाहते एक लोग का नाम और लिख सकते हैं, विजय पंघाल, सॉरी अमित पंघाल, अमित पंघाल करके हैं, ठीक है। ये सब किससे हैं? बोलिए जल्दी। तो ये सब कुश्ती से, सॉरी मुक्केबाजी से संबंधित हैं, ओके। आते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है महाभाष्य के लेखक, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, मतलब किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे? क्या थे? समकालीन थे। तो देखो भैया, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त प्रथम, तो भैया थे पुष्यमित्र शुंग के, जो शुंग वंश के शासक थे, ठीक। तो अगर महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग वंश के शासक थे, और ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। सुप्रसिद्ध व्याकरण पतंजलि पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए थे। इसमें 2 अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख है। पुष्यमित्र शुंग राजपुरोहित पतंजलि का नाम संस्कृत व्याकरण में पाणिनि के बाद द्वितीय स्थान पर आता है, क्योंकि पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की है। एक है मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम, ये किसकी भैया? ये कालिदास की सबसे पहली रचना है, कालिदास, ठीक है। कालिदास की सबसे पहली रचना कौन सी है? मालविकाग्निमित्रम, ओके। कोई दिक्कत यहाँ तक? आते हैं बच्चा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान मतलब सागर के पास, सागर में स्थित है, ठीक। तो कह रहा भीतरकनिका, भीतरकनिका भैया उड़ीसा में आपका, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, गहिरमाथा ये भी आपका वहीं पे है उड़ीसा में। तो भैया मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। मन्नार की खाड़ी, देखो कह रहा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में मन्नार की खाड़ी में 21 द्वीपों पर आधारित स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका कुल क्षेत्रफल 560 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। भीतरकनिका, नंदनकानन ये सब कहाँ पे हैं? ओडिशा में है। भीतरकनिका, नंदनकानन ये कहाँ पे है भैया? ये दोनों ओडिशा राज्य में, ओके। ओडिशा राज्य में आपका एक बंदरगाह स्थित है, पाराद्वीप बंदरगाह, जिसे एशियाई कछुओं के लिए जाना जाता है, ओके। ओडिशा में आपकी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील जिसको बोलते हैं चिल्का झील, वो भी स्थित है। और भारत की अगर सबसे बड़ी खारे पानी झील पूछी जाए तो सांबर झील है जो राजस्थान में स्थित है। और भारत की सबसे मीठे पानी झील पूछी जाए तो वुलर झील है। और पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील पूछी जाए तो लोकटक झील मणिपुर में है। और भारत की मात्र एक ज्वालामुखी निर्मित झील पूछी जाए तो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। आप लोग खाली लिखिए, इतने कंटेंट आपको दे दिए जाएंगे कि आप परीक्षा कैसे मुंहतोड़ जवाब दे के आएंगे, और आके आप फर्स्ट कमेंट हमें ही करेंगे, सर आपके द्वारा पढ़ाई गई सारी चीज़ें परीक्षा में आई हुई थी, ये गारंटी लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तरह कि भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य
किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भैया शिवाजी, पृथ्वीराज, राणा प्रताप, हेमू, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान लिख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन शासक अपने समय का था ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 राइट। कौन? पृथ्वीराज चौहान। अब करा, यह चौहान वंश का शासक था 1773 में जो गद्दी पर बैठा। यह दिल्ली तथा अजमेर का शासक था, जिसके समकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने राय पिथौरा भी कहा था, जिसे राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। 1191 में तराइन का युद्ध। अब बच्चा कौन नहीं जानता तराइन का युद्ध? हर व्यक्ति जानता है। 1191 हुआ था किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। अब मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने चौन मारा था, उसकी नानी याद आ गई थी। और पृथ्वीराज, यहाँ पे एक लॉजिक समझिएगा, अगर कह दिया जाए कि मोहम्मद गौरी की भारत में दूसरी हार कौन सी है, क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों को फंसा देता है। तो मेरे साथ इसको ध्यान से समझिएगा। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया था। ठीक है, अब यहीं पे थोड़ा स्टॉप करिएगा, थोड़ा बैक आइएगा। अब अगर कह दिया जाए कि यह गौरी की भारत में कौन सी हार थी, तो यह गौरी की भारत में दूसरी हार थी। और पहली हार कौन सी थी? तो भीमद्वितीय ने उसको पहली हार हराया था। कहाँ पे? राजस्थान अरावली पर्वत पर अपनी माता नैनिका देवी के नेतृत्व में भीमद्वितीय ने गौरी को वहाँ पे पहली हार दी थी। तो दोस्तों देखो, अब तराइन के प्रथम युद्ध में भैया मोहम्मद गौरी तो हार गया, पृथ्वीराज चौहान जीत गए। लेकिन तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया था। और माना जाता है कि इसी युद्ध के बाद भाई आने वाले समय में ये गौरी इनको बंदी बना कर ले जाता है, और वहीं पर इनकी क्या हो जाती है? किसकी? पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है। ओके, और इसके बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो यहीं पे 1194 में तराइन का यहीं पर 1194 में आपका एक और युद्ध जिसको चंदावर का युद्ध बोलते हैं। ये किसके बीच हुआ था? ये हुआ था मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच, जिसमें क्या हुआ था? राजा जयचंद हार गए थे। तो बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, और ये देखिए आपके पास पृथ्वीराज चौहान की इमेज बनाई गई है। ठीक है, इतनी चीजों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है? लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36। लक्षद्वीप के 10 द्वीपों पर या कहीं कहीं मिलता है 11 द्वीपों पर प्रेजेंट टाइम में जनसंख्या निवास करती है। और भारत में सबसे ज्यादा द्वीपों की संख्या अंडमान निकोबार में स्थित है, लगभग 672 द्वीप है वहां पे। ओके, तो देखो भैया, लक्षद्वीप करा कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है? तो अमीनी, नील, मिनिकॉय, कावारती। तो इसमें भैया नील द्वीप इससे संबंधित नहीं है। करा लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36, इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। इसके 10 द्वीपों पर बस्ती है, जिनमें से अमीनी, मिनिकॉय, कावारत्ती, कदमत, कल्पेनी, किल्तान आदि स्थित हैं। और नील द्वीप जो है आपका अंडमान निकोबार में स्थित है। ओके भैया, और ये देखिए आपका लक्षद्वीप की इमेज बनाई गई है। ठीक भाई, आपका ये भारत है। ये देखिए, एक मैं भारत का मैप ड्राइंग करने जा रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छा ध्यान दीजिएगा। और हम आपको भारत का मैप बनाना भी सिखाने वाले हैं। आने वाले समय में आपको भारत का मैप बनाना सिखाएंगे। ठीक है, कि भारत का मैप कैसे बनाया जाता है। ठीक, ये एक नॉर्मल सा भारत है। ओके, यहाँ पे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। यहाँ पे है आपका अंडमान निकोबार। अब अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या ज़्यादा है। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है? 36। इनमें से 10 पे जनसंख्या निवास करती है। ये है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पे है अरेबियन सी, यानी अरब सागर। ओके, कोई दिक्कत? ये है पूर्वी घाट, और ये है आपका यहाँ पे पश्चिमी घाट। ठीक, कोई दिक्कत? आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन करा बच्चा, ओके, करा निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला जलप्रपात, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील, विश्व की सबसे बड़ी नौकागम्य झील टिटिकाका झील, और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका झील।
तो भैया देखो, विश्व की सबसे गहरी झील तो बैकाल है, अर्थात दूसरी टंगानिका इज राइट। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टिटिकाका झील है, इट्स राइट। विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी की या खारे पानी की झील सुपीरियर झील, सॉरी, विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। और अगर कह दिया जाए खारे पानी की झील तो कैस्पियन सागर झील है। और विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है टुगेला नहीं होगा, ये होगा सबसे अलग। विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है एंजिल जलप्रपात। कौन सा है, 1 मिनट में लिख भी दे रहा हूँ, ओके, जस्ट 1 मिनट। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। कौन सा, एंजिल जलप्रपात। ये कहाँ पे है भैया, तो वेनेजुएला में, वेनेजुएला में, ठीक है। और किस नदी पे, तो बोला जाता कोरोनी या कैरोनी नदी, ठीक है। किस नदी पे, कैरोनी नदी पे। इसकी जो ऊंचाई है 979 मीटर है, ठीक है। और विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो भैया जो टुगेला लिखा हुआ है ना, ये टुगेला दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 948 किलोमीटर लगभग है, सॉरी मीटर, किलोमीटर नहीं, 948 मीटर, ओके। तो कोई दिक्कत, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात, ओके। और अगर भारत का पूछ लिया जाए तो बच्चा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। देखते हैं कितने लोग इसका करेक्ट आंसर देते हैं, ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था। कामरूप, या फिर कामरूप के नाम से किसे जाना जाता है, ये भी आप बोल सकते हैं। कह रहा है कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था। किसको नहीं मालूम, सब कोई जानता है, लेकिन आइए इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। पहला राजस्थान, बी है मणिपुर, सी है असम, डी है केरल। तो भैया कामरूप के नाम से असम को जाना जाता था। किसे, असम को। अब कह रहा कामरूप असम का प्राचीन नाम है और प्राचीन समय में असम राज्य प्राग्ञ ज्योतिष अर्थात पूर्व ज्योतिष का स्थान कहलाता था। कामरूप राज्य सबसे प्राचीन उल्लेख समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मिलते हैं। और समुद्र की प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी, तो हरिश्चंद्र ने लिखी थी। किसने, हरिश्चंद्र, जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हुआ करता था। बातें समझ में आ गई। इसमें कामरूप के विवरण ऐसे सीमावर्ती देशों के रूप में मिलता है जो गुप्त साम्राज्य के अधीन एक मित्र राज्य था। बात समझ में आ गई, ओके। अब असम के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। असम की पहले तो जानते हैं बेटा कैपिटल क्या है। असम की दिसपुर, ओके। अब जो असम है, असम में ही एक आपका ब्रिज स्थित है जिसे बोलते हैं भूपेन हजारिका पुल, जिसे पहले ढोला सादिया कहा जाता था, जिसका मोदी जी ने उद्घाटन किया था। 9.82 समथिंग किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और ये किस नदी पे स्थित है, तो लोहित नदी पर स्थित है। किस नदी पे, लोहित नदी पर स्थित है। कहाँ पे, असम में स्थित है। कोई दिक्कत यहाँ तक। और असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी को सिर्फ ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, बाकी ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र कहीं कहा नहीं जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक मैपिंग के माध्यम से जल्दी से 1 सेकंड में इसको हम लोग कवर करते हैं। सपोज दैट ये मान लीजिए आप भारत का मैप है, ओके। तो यहाँ पे आपका स्थित है तिब्बत में एक झील स्थित है, लेक मानसरोवर लेक के पास से ही आपकी कौन सी नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जो कहने का मतलब उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और अरुणाचल प्रदेश राज्य से भारत में प्रवेश करती है। जैसे चीन में इसी नदी को, ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है। भारत में जब पहुंचती है अरुणाचल प्रदेश में, तब इसको लोहित नदी कहा जाता है, दिहांग कहा जाता है, लोहित नहीं दिहांग कहा जाता है, ओके। फिर ये नदी जब कहने का मतलब भारत के असम राज्य में प्रवेश करती है, तब इसको रियल में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और जब ये भारत के राज्यों को छोड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसको जमुना कहा जाता है। बातें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत, ओके। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक, अजीत सिंह ने, लाला लाजपत राय ने, सैयद हैदर रजा ने। तो सैयद हैदर रजा ने किया था। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किए थे, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद रजा ने दिल्ली में किया था। भैया देखिए आपके सैयद रजा की इमेज लगी हुई है। बातें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत। और दिल्ली में ही आपका कुतुब मीनार, दिल्ली में ही आपका इंडिया गेट, दिल्ली में ही आपका लाल किला, दिल्ली में ही आपका जंतर मंतर, दिल्ली में ही आपका मेहरौली का लौह स्तंभ, ये सारी चीज़ें दिल्ली में स्थित हैं।
दिल्ली में ही पुराना किला है, दिल्ली में ही नीला गुंबद है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहाँ से दिल्ली में स्थित है। ओके बच्चा, कोई दिक्कत। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था। कौन सा सूफी संत महमूद इलाही कहलाता था। तो भैया देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया कहलाते थे। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही कहलाते थे। बाबा फरीद के शिष्य ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने औलिया नामक एक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसका केंद्र कहाँ था, बनायूं था। और प्रसिद्ध फारसी अमीर खुसरो ने निजामुद्दीन औलिया के ही शिष्य थे। मतलब निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे वो अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, निजामुद्दीन औलिया थे। और दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का काल किसने देखा था, और अमीर खुसरो ने देखा था। अमीर खुसरो को ही भारत का तूतिए हिंद या भारत का तोता कहा जाता है। इन्होंने ही तबले और सितार का आविष्कार किया था, ठीक है। अमीर खुसरो की एक पंक्तियाँ बड़ी फेमस हैं, मैं सुनाना चाहता हूँ, अगर सुनने की इच्छुक हो तो सुना देते हैं। इन्होंने जब इनके गुरु की मृत्यु हो गई थी, जैसे कि कुछ स्टूडेंट होते हैं अपने गुरु से बड़ा उनको लगाव होता है, वो सोचते हैं कि मेरा जीवन मेरे गुरु ही है। तो जब इनके गुरु की मृत्यु हो गई थी, इन्होंने कहा था कि गोरी सोवे सेज पे, मुख पे डारे केस, और चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। अर्थात अपनी गुरु की मृत्यु के बाद जब उनका अंतिम संस्कार में शामिल, तो उन्होंने कहा कि अब मेरे गुरु के बिना मेरा जीवन क्या है, बेकार है, क्योंकि मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मेरा गुरु तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये पंक्तियाँ इनकी बड़ी फेमस है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यह पंक्तियाँ किसकी हैं, अमीर खुसरो की है, क्योंकि ये पंक्तियाँ, मुकरियाँ, पहेलियाँ लिखने में बड़े फेमस थे, ठीक है। बहुत ही अच्छे कवि माने जाते थे अपने समय के। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ओके बच्चा, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय हिंद। तो कौन सा भैया, सत्यमेव जयते है। ओके, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मूवी भी है, ठीक है। तो देखो सत्यमेव जयते अब लिया कहाँ से गया, बात ये आती कि इसको मतलब लिया कहाँ से गया है। तो एक उपनिषद है। पहली बात तो समझिएगा उपनिषदों की संख्या कितनी है। उपनिषदों की संख्या है 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108, 108। अब उपनिषद क्या होता है, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर एकांत में ग्रहण की जाने वाली शिक्षा। और इसमें एक उपनिषद था मुंडकोपनिषद, जिससे इसी में एक उपनिषद था मुंडकोपनिषद, जिससे भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया था, ठीक है। और अगर कह दिया जाए वंदे मातरम, तो ये भैया क्या है, सुजिलाम सुफिलाम सस्यलाम मलयज शीतलाराम। ये कौन सा है, ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किससे, इनके आनंद मठ से इसको लिया गया है। और जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, ये क्या है आपका राष्ट्रीय गान। इसको किसने लिखा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और ये कहाँ से लिया गया, तो इनकी गीतांजलि नामक पुस्तक से लिया गया है, ठीक है। तो वंदे मातरम किसने लिखा था भैया, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और यहाँ पे एक वर्ड और लिखा, जय जवान जय किसान। ये नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ठीक है। और ये लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, जिनकी मृत्यु ताशकंद समझौते के दौरान सन 1966 में हो गई थी। बातें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत। और भैया जय हिंद किसने कहा था, तो नेताजी ने कहा था। नेताजी ने अर्थात सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूं। ऐसे नारे किसके हैं, सुभाष चंद्र बोस के ही तो हैं। बातें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु तो लिख लो सीआर दास, चितरंजन दास जिसको कहा जाता है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। तो भैया देखो, सिंधु, शतुद्री, सरस्वती, गंगा। तो अभी मैंने आपको शुरू में ही इसको बता रखा है कि वैदिक काल में वेद आए थे। वेदों में सबसे पहला वेद आपको ऋग्वेद बताया, और ऋग्वेद में मैंने कहा कि सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज़्यादा बार हुआ है, गंगा नदी का 1 बार हुआ है, यमुना नदी का 3 बार हुआ है, और सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी बताया, अर्थात नदीतमा और देवीतमा उसको उसमें कहा गया है।
ओके। तो भैया देखो सबसे ज़्यादा वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? तो देखो सिंधु नदी का वैदिक साहित्य में अनेक स्थानों पर वर्णन किया गया है। सिंधु नदी वर्णित सप्त सैंधों की 7 नदियों की सबसे प्रमुख नदी है। ऋग्वेद में सरस्वती का नाम बड़ा महान है। ठीक है, सिंधु नदी। अब सिंधु नदी के बारे में थोड़ा सा जस्ट 1 मिनट का टाइम दीजिए और इसकी डिटेल समझते हैं। देखो भैया सिंधु नदी यहाँ पे एक झील है जिसको बोला जाता है मानसरोवर झील, तिब्बत के पास। यहाँ से ये निकलती है, ये यहाँ पे देखिए इसको हाईलाइट किया गया ना, यहाँ से निकलती है। ठीक है, और ये ऐसे ये देखो ब्लैक कलर से इसको क्या किया गया है? हाईलाइट किया गया है। ठीक है, जहाँ जहाँ से बह रही है। ठीक है, ब्लैक कलर से क्या किया गया है? ये जहाँ से ब्लैक कलर है ये क्या है? ये देखो हम रेड कलर से हाईलाइट कर रहे हैं ना ब्लैक को, ये क्या भैया? सिंधु नदी है। ओके, अब सिंधु नदी निकलती तिब्बत के मानसरोवर झील से भारत के लद्दाख के दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। और जब ये भारत में प्रवेश करती है तो सिंधु की 5 सहायक नदियां भारत में कौन कौन सी? लिखते हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि नंबर 1 सतलज, नंबर 2 सिंधु और नंबर 3 ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियों का उद्गम स्थल भारत से बाहर है। और कहाँ पे? वही मानसरोवर झील के पास से तीनों नदियाँ निकलती हैं। बातें समझ में आ रही हैं? और दोस्तों प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आपकी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल हो, तो इसको शेयर जरूर करिए, जिससे मेरा भी मनोबल थोड़ा बढ़ेगा। आपके लिए और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक गुरु आपसे ले ही क्या सकता है? एक गुरु की अपने शिष्यों से क्या अपेक्षा होती है? यही तो फर्स्ट एंड लास्ट अपेक्षा होती है कि मतलब जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे प्रति और मेरे आदेशों का पालन करें। तो अगर आपको ज़रा सा भी लगाव है मुझसे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। लास्ट क्वेश्चन बेटा। ओके, 1 मिनट, पता नहीं लास्ट है और भी हैं, देखते हैं। तो देखो अच्छा, इस अगला क्वेश्चन करा, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, किस राज्य से नहीं जाती है? बच्चा जानता है कि कौन से राज्य से जाती है और कौन से राज्य से नहीं जाती है। तो देखो बेटा, कर्क रेखा नहीं गुजरती है भारत से, सॉरी यहाँ देश की बात की गई है, भारत से, मैक्सिको से, ईरान से, मिस्र से। भारत, मैक्सिको, ईरान, मिस्र। तो कर्क रेखा ईरान से नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं जाती है? ईरान से नहीं जाती है। क्यों? बताते हैं। ये मिस्र से भी जाती है, मैक्सिको से भी जाती है, भारत से जाती है। भारत के तो 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, तो देखो कर्क रेखा मैक्सिको, मिस्र, भारत, सऊदी अरब, बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों से होकर गुजरती है। और ये देखिए लिखा ईरान से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ईरान की राजधानी तेहरान, इराक की राजधानी बगदाद। ईरान भारत का पड़ोसी देश है। कहाँ पे? पश्चिम, उत्तर पश्चिम में। ठीक है, उत्तर पश्चिम में। ओके, फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, करा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, यहाँ पे देखो कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर जाती है। तो कितने राज्यों से भैया? भारत के 8 राज्यों से होकर कौन जाती है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इससे क्वेश्चन बनता भी है। कहता देखो बच्चा, इससे क्वेश्चन बनता क्या है? एग्जामिनर भी आजकल हो गए हैं चालाक। ठीक है, अब ये तो पता है कि सबको ये मालूम है कि कहाँ से जाती है, तो कहाँ से नहीं जाती ऐसे क्वेश्चन दे देता है एग्जामिनर। ठीक, तो देखो थोड़ा ये देखिए, यहाँ पे मैप दर्शाया गया है इंडिया का, और कर्क रेखा कहाँ कहाँ से जा रही है ये देखिए। ठीक है, कौन सी? 23.5 डिग्री। भाई देखिए, ये आपकी है अर्थ, ये है आपकी पृथ्वी। ऊपर होता है नॉर्थ पोल, नीचे होता है साउथ पोल। ठीक है, बीच में आपकी होती है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री उत्तर में आपकी होती कर्क रेखा, और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण में होती है आपकी मकर रेखा। अब ये जो कर्क रेखा है तो ये भारत के एकदम बीचों बीच से क्या करती है? भारत को काटती है। तो ये देखिए सबसे पहला जो है ये गुजरात राज्य, सेकंड वाला राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड, फिर है वेस्ट बंगाल, फिर है त्रिपुरा और फिर है मिजोरम। ये आपके कितने राज्य हो गए? 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके
ओके बच्चा, तो देखिए यहीं पे ये सेशन होता है आपका समाप्त। और अगर वीडियो और जानकारी और क्लास आपको हेल्पफुल लगी है तो बच्चा प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी एनर्जी के साथ, ऐसे ही बेस्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।